अमेरिका और वेनेजुएला का तनाज़ा सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें तेल, ताकत, पाबंदियां और आलमी सियासत आपस में टकराती हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है और दूसरी तरफ वेनेजुएला, वो मुल्क जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आज उसके अवाम महंगाई, गुर्बत और बहरान का शिकार हैं। ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेल से माला माल मुल्क खुराक और दवाओं के लिए तरसने लगा। क्या उस बहरान की वजह सिर्फ वेनेजुएला की अपनी पॉलिसियां हैं या फिर आलमी ताकतों की मुदाखलत ने उस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया? आज की इस वीडियो में हम आगाज़ से आखिर तक समझेंगे कि अमेरिका और वेनेजुएला का तनाज़ुआ कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे असल वजूहात क्या हैं और इस सब का सबसे ज़्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ा। अबाउट हब की वीडियोस में खुश आमदीद। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती वसाइल के एतबार से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। ये मुल्क ख़ास तौर पर अपने विसी तेल के ज़खायर की वजह से मशहूर है और सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा साबित शुदा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। 19वीं सदी के आखिर और 20वें सदी के वस्त में तेल की दरियाफत के बाद वेनेजुएला की मईशत ने तेज़ी से तरक्की की। एक वक्त था जब वेनेजुएला की करेंसी मजबूत समझी जाती थी, अवाम को रोज़गार के बेहतर मौके हासिल थे और मुल्क को लातीनी अमेरिका के खुशहाल ममालिक में शुमार किया जाता था। लेकिन मसीला ये था कि वेनेजुएला की मईशत ज़्यादातर सिर्फ तेल पर इन्हिसार करने लगी। ज़राअत, सनात और दीगर सेक्टर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत एक ही सेक्टर पर मुकम्मल तौर पर मुनहसर हो गई। जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें हाई रहीं तो मईशत मुस्तहकम रही, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतों में कमी आई, वेनेजुएला की मईशत भी लड़खड़ाने लगी। इसी दौरान करप्शन, मिसमैनेजमेंट और नाक़स माशी मनसूबाबंदी ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया। यही वो पस मंज़र था जिसमें वेनेजुएला आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ा और आगे चलकर ये बहरान अमेरिका और वेनेजुएला के बड़े तनाज़े की बुनियाद बन गया। 1999 में वेनेजुएला की सियासत में एक तारीखी तब्दीली उस वक्त आई जब हुगो चावेज़ इक़्तिदार में आए। हुगो चावेज़ एक साबिक़ फ़ौजी अफसर थे जो खुद को गरीब और नज़रअंदाज तबके की आवाज़ करार देते थे। उन्होंने वादा किया कि वो वेनेजुएला की दौलत अवाम तक पहुंचाएंगे, ना कि सिर्फ चंद इशराफिया तक। इक़्तिदार में आते ही हुगो चावेज़ ने मुल्क के सियासी और माशी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां शुरू कर दें। उन्होंने एक नया आईन मुतारफ़ करवाया जिसके तहत सदर के अख्तियारात में इजाफ़ा हुआ और रियासत का किरदार मईशत में मजबूत कर दिया गया। हुगो चावेज़ की सबसे अहम पॉलिसी तेल की सनात को रियासती कंट्रोल में लेना था। इस फैसले के बाद गैर मुल्की, ख़ास तौर पर अमरीकी कंपनियों का असर और रसूख कम कर दिया गया और तेल से हासिल होने वाली आमदन तालीम, सेहत और समाजी फलाही मंसूबों पर खर्च की गई। इब्तिदाई तौर पर इन पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आए। गुर्बत में कमी आई, तालीमी सहूलियात बेहतर हुईं और अवाम में हुगो चावेज़ की मकबूलियत में इजाफा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये पॉलिसियाँ अमेरिका के लिए तशवीश का बायस बन गईं। हुगो चावेज़ अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर खुलकर तनकीद करते थे और वेनेजुएला को अमरीकी असर व रसूख से आज़ाद देखना चाहते थे। उन्होंने क्यूबा, रूस और देगर अमेरिका मुखालिफ ममालिक से करीबी ताल्लुकात कायम किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान आतिमाद की फ़ज़ा ख़त्म होती चली गई। यूं हुगो चावेज़ का दौर एक तरफ अवामी हमायत और समाजी इस्लाहात की अलामत था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी की बुनियाद भी यही दौर बना। हुगो चावेज़ के इंतकाल के बाद 2013 में वेनेजुएला की क़ियादत निकोलस मादुरो के हाथ आई। निकोलस मादुरो हुगो चावेज़ के करीबी साथी थे और उन्होंने वादा किया कि वो चावेज़ की पॉलिसियों को जारी रखेंगे। लेकिन मादुरो के इक़्तिदार में आते ही वेनेजुएला को ऐसे माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिनकी मिसाल माजी में कम मिलती है। सबसे पहला बड़ा मसला तेल की आलमी कीमतों में
शदीद कमी थी। चूंकि वेनेजुएला की मईशत तकरीबन मुकम्मल तौर पर तेल की बरामदात पर इन्हिसार करती थी, इसलिए कौमी आमदन में अचानक और ख़तरनाक हद तक कमी आ गई। हुकूमत के पास न तो मुतबादल माशी मंसूबा था और न ही नॉन ऑयल सेक्टर्स को सहारा देने की तैयारी। इस सूरत हाल में हुकूमत ने नोट छापने का सहारा लिया, जिसके नतीजे में मुल्क शदीद अफराते ज़र यानी हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो गया। चंद ही सालों में करेंसी की कदर इस हद तक गिर गई कि रोज़मर्रा अशिया आम शहरी की पहुंच से बाहर हो गईं। सुपरमार्केट्स खाली होने लगें, दवाएं नायाब हो गईं और बिजली व ईंधन की कीमत मामूल बन गई। उन हालात में अवामी गुस्सा बढ़ता चला गया और मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ मज़ाहरे शुरू हो गए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने निकोलस मादुरो पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ताकत के ज़ोर पर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और जमहूरी अमल को कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मादुरो हुकूमत का मौक़िफ़ था कि मुल्क की ख़राब सूरत हाल सिर्फ अंदरूनी नाकामियों का नतीजा नहीं, बल्कि बैरूनी ताकतों खुसूसन अमरीका की माशी जंग का नतीजा है। ऐसी दौर में वेनेजुएला से लाखों शहरी पड़ोसी ममालिक की तरफ हिजरत कर गए, जिसे लातीनी अमरीका की सबसे बड़ी इंसानी नकल मकानी करार दिया जाता है। यूं निकोलस मादुरो का दौर सिर्फ सियासी बहरान ही नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसानी और माशी बहरान की शक्ल अख्तियार कर गया। वेनेजुएला के बहरान में एक फैसलाकुन मोड़ इस वक्त आया जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर सख्त माशी पाबंदियां आयद करने का फैसला किया। अमेरिका का मौक़िफ़ था कि निकोलस मादुरो की हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आई और मुल्क में होने वाले इंतखाबात शफ़ाफ और आज़ाद नहीं थे। इसी बुनियाद पर अमेरिका ने मरहलावार वेनेजुएला पर पाबंदियां लगाना शुरू की, जिनका मरकज़ी हदफ वेनेजुएला की तेल की सनअत बनी। इन पाबंदियों के तहत वेनेजुएला को अपना तेल अमेरिकी मंडी में बेचने से रोक दिया गया। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम तक उसकी रसाई महदूद कर दी गई और हुकूमत के कई उसासे बैरून मुल्क मुंजमद कर दिए गए। चूंकि वेनेजुएला की मईशत ज़्यादातर तेल की आमदन पर मुनहसर थी, इसलिए उन पाबंदियों ने रियासती आमदन को तकरीबन मफलूज कर दिया। अमेरिका का दावा था कि उन पाबंदियों का मकसद आम शहरियों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हुकूमत पर दबाव डालना है ताकि वो सियासी इस्लाहात पर मजबूर हो। लेकिन ज़मीनी हकीकत उसके बरखिलाफ साबित हुई। जैसे जैसे पाबंदियां सख्त होती गईं, वैसे वैसे वेनेजुएला की मईशत मज़ीद सोकड़ती चली गई। दरामदात में कमी आई, खुराक और दवाओं की कीमत बढ़ गई और महंगाई में गैर मामूली इजाफा हो गया। आम शहरी के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होती चली गई, जबकि हुकूमत इन पाबंदियों को इकोनॉमिकल वॉर करार देती रही। आसी दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला की हिज़्ब इख्तिलाफ की खुलकर हमायत शुरू कर दी और निकोलस मादुरो पर इक़्तिदार छोड़ने के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाया गया। यूरोप के कई ममालिक भी अमरीकी मौक़िफ़ के करीब आए, जिसके नतीजे में वेनेजुएला आलमी सतह पर ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गया। ताहम नाक़दीन का कहना है कि पाबंदियां वेनेजुएला के बहरान की वाहिद वजह नहीं थीं, लेकिन उन्होंने पहले से मौजूद मसाइल को कई गुना ज़्यादा संगीन बना दिया। यूं अमरीकी पाबंदियां सियासी दबाव के एक हथियार के तौर पर तो इस्तेमाल हुए, लेकिन उनका सबसे भारी बोझ वेनेजुएला के आम शहरियों ने उठाया। 2019 में वेनेजुएला का सियासी बहरान एक नए और हसास मरहले में दाखिल हुआ, जब जुआन ग्वाइडो आलमी खबरों का मरकज़ बन गए। खुआन ग्वाइडो वेनेजुएला की पार्लियामेंट यानी नेशनल असम्बली के सरबराह थे और उन्होंने एक अवामी जलसे के दौरान खुद को मुल्क का अबूरी सदर करार दे दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि निकोलस मादुरो की हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि हालिया सदारती इंतखाबात आज़ाद और शफ़ाफ नहीं थे। अमेरिका ने फौरी तौर पर खुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला का जायज़ सदर तस्लीम कर लिया और उसके फ़ौरन बाद कई यूरोपीय और लातीनी अमरीकी ममालिक भी उसी मौक़िफ़ के करीब आ गए। इस हमायत का मकसद बैनुल-अक़वामी दबाव के ज़रिए निकोलस मादुरो को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर करना था। दूसरी तरफ वेनेजुएला की फ़ौज, सरकारी इदारे
और अदलिया बदस्तूर निकोलस मादुरो के साथ खड़े रहे। यही वजह थी कि खुआन गवाइडो को बीनुल अक़वामी हमायत के बावजूद मुल्क के अंदर हकीकी इक़्तिदार हासिल न हो सका। उस सूरत हाल ने वेनेज़ुएला को दो मतवाज़ी ताकतों में तकसीम कर दिया, एक वो जो मादुरो को सदर मानती थी और दूसरी वो जो गवाइडो को जायज़ रहनुमा समझती थी। रूस, चीन और चंद दीगर ममालिक खुलकर मादुरो की हमायत में सामने आए और उसे वेनेज़ुएला की खुद मुख्तारी में अमरीकी मुदाखलत करार दिया। आलमी सतह पर यह बहरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों और रूस और चीन के दरमियान एक वाज़ेह सफारती मुहाज़ आराई बन गया। मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम ने माशी हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया। सरमायाकारी रोक गई और आम शहरी गैर यकीनी सूरत हाल में फंसते चले गए। कुछ इरसे बाद खुआन गवाइडो की सियासी सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगीं और आलमी हमायत भी वक्त के साथ पहली जैसी मजबूत न रही। यूं खुआन गवाइडो का मामला वेनेज़ुएला के बहरान में एक बड़ी अलामत तो बन गया, लेकिन इक़्तिदार की असल जंग बदस्तूर हल तलब ही रही। वेनेज़ुएला का बहरान सिर्फ अमेरिका और वेनेज़ुएला के दरमियान तनाज़ा नहीं रहा, बल्कि वक्त के साथ ये एक आलमी ताकतों की कशमकश में तब्दील हो गया। इस कशमकश में सबसे अहम किरदार रशिया और चाइना का है। रूस और चीन वेनेज़ुएला को सिर्फ एक बहरान ज़दा मुल्क नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजिक इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं। ख़ास तौर पर उसके वसी तेल के ज़खायर की वजह से चीन ने वेनेज़ुएला में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की और अक्सर ये सरमायाकारी तेल के बदले कर्ज यानी ऑयल फॉर लोन्स मॉडल के तहत की गई। इसका मतलब ये था कि वेनेज़ुएला मुस्तकबल में अपना तेल चीन को फराहम करेगा, जबकि चीन फौरी तौर पर माली मदद फराहम करेगा। दूसरी तरफ रूस ने भी वेनेज़ुएला के तवानाई के सेक्टर में बराह रास्त सरमायाकारी की और वेनेज़ुएला की तेल कंपनियों के साथ शराकत दारी कायम की। रूस के लिए ये सरमायाकारी सिर्फ माशी नहीं बल्कि सियासी अहमियत भी रखती थी, क्योंकि उसके ज़रिए वो अमेरिका के करीबी खैते में अपना असर व रसूख बढ़ा सकता था। अमेरिका के नुक्ता नज़र से ये सूरत हाल इंतहाई हसास थी। अमेरिका तवील अरसी से लातीनी अमेरिका को अपना असर व रसूख का खीता समझता रहा है और वो नहीं चाहता कि रूस और चीन इस खीते में मजबूत कदम जमा लें। इसीलिए वेनेज़ुएला का बहरान एक मकामी मसले से बढ़कर एक आलमी ताकतों की सर्द जंग की सूरत अख्तियार कर गया। आयस आलमी कशमकश का बराह रास्त असर वेनेज़ुएला की मईशत पर पड़ा, क्योंकि एक तरफ अमरीकी पाबंदियां थीं और दूसरी तरफ रूस और चीन की मशरूत मदद। यूं वेनेज़ुएला दो आलमी ब्लॉक्स के दरमियान फांस कर रह गया, जहां हर ताकत अपने मफादात को तरजीह दे रही थी, जबकि आम शहरी इसकी कीमत अदा कर रहे थे। अमेरिका और वेनेज़ुएला का तनाज़ुआ अगर गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान सियासी इख्तिलाफ की कहानी नहीं, ये कहानी है कुदरती वसाइल, ताकत के तवाज़ुन और आलमी मफादात की, जहां फैसले दाराल हुकूमतों में होते हैं लेकिन उनके असरात आम सड़कों और घरों तक पहुंचते हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी के तहत जमहूरियत, शफाफियत और इंसानी हुकूक की बात करता है, तो दूसरी तरफ वो माशी दबाव और पाबंदियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। दूसरी जानिब वेनेज़ुएला की हुकूमत इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार बैरूनी मुदाखलत को करार देती है, लेकिन हकीकत ये भी है कि अंदरूनी बदइंतज़ामी, गलत माशी फ़ैसले और ताकत के गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल ने बहरान को मज़ीद गहरा किया। इस पूरी कशमकश में सबसे ज़्यादा नुकसान न अमेरिका का हुआ, न आलमी ताकतों का, बल्कि वेनेज़ुएला के आम शहरियों का हुआ। वो शहरी जो खुराक के लिए कतारों में खड़े रहे, जो दवाओं के बग़ैर अपने प्यारों को खोते रहे और जो बेहतर मुस्तकबल की उम्मीद में अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। ये तनाज़ा हमें एक बड़ा सबक देता है कि जब सियासत इंसानियत पर गालिब आ जाए तो उसकी कीमत हमेशा आम लोग अदा करते हैं। आज भी वेनेज़ुएला का मुस्तकबल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि असल सवाल ये है
कि क्या आलमी ताकतें इस बहरान को बात चीत, ताउन और सफारतकारी के ज़रिए हल करने पर तैयार हैं, या फिर ये तनाज़ा यूं ही ताकत, पाबंदियों और मफादात की भींट चढ़ता रहेगा। वेनेज़ुएला की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आलमी सियासत में औसल कीमत हमेशा आम इंसान ही अदा करता है।